हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की तैयारी हम कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग में ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इस लास्ट टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो एनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचर जब पढ़ा रहा है या जो टीचिंग लर्निंग का एनवायरमेंट है, टीचिंग लर्निंग कंप्लीट जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमें ऑलरेडी पता है कि एनवायरमेंट भी आएगा, स्टूडेंट्स भी आएंगे, टीचर भी आएगा, उसके साथ साथ टीचर जिस मेथड से पढ़ा रहा है वो भी आएगा, बच्चे किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो भी आएगा। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ओवरऑल सारी चीजें आ गई। अब इन्होंने एक बहुत ब्रॉड सा टॉपिक दे दिया, बहुत कॉन्सेप्चुअल, कि आप उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे एनहेंस करेंगे। और उस एनहेंस करने के प्रोसेस में ये बोल रहे हैं कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, यानी क्लास में चीजों को ऑब्जर्व करना है, फीडबैक चाहिए होगा हमें, रिफ्लेक्शंस करनी है, यानी टीचर को भी सोचना है कि किस तरीके से चीजों को करवाना है, और डायलॉग्स को कैसे एक कंस्ट्रक्टिव टीचिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग की तरह, मतलब उसका तरीके की तरह या उसके मीन की तरह हम यूज कर सकते हैं, वो बोला गया है। क्योंकि जब आप डायलॉग कर रहे हैं यानी बातचीत कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि आप बच्चे को भी मौका दे रहे हैं उससे बातचीत के दौरान कि आप उसको हिंट देके या चीजें बता के उससे चीजें या उसकी थिंकिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके वो क्या सोचता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल, और वो जो फैक्चुअल पार्ट मैं आज आपको बताऊंगी वो हो सकता है कि आपको बहुत डीप में लगे, बट इसके अलावा फिर ये कॉन्सेप्चुअली टॉपिक बच गया। अगर आपको वो फैक्चुअल पार्ट नहीं करना है और आपको लगे कि ये तो बहुत हाई लेवल का पोर्शन करवा दिया, तो आप सिर्फ इसके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक कीजिए, यानी बैठ के खुद सोचिए कि इससे रिलेटेड अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में या फीडबैक में आपकी थिंकिंग किस तरीके की होनी चाहिए, और वो घुमा फिरा के एक गुड टीचर में जो क्वालिटीज होती हैं उसके अराउंड रिवॉल्व करेगी। ठीक है, तो यहां पे या तो आपकी कॉमन सेंस या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैटर करेगी, या फिर अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगी। ठीक है जी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। एक और चीज जो मुझे क्लियर आउट करनी थी, मैंने आप लोगों को करवाए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टूल इन इवैल्यूएशन या गुड टूल ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था उस वीडियो में कि जो वैलिडिटी वाला पार्ट मैं आपको करवा रही हूं वो थोड़ा सा डीप में है। ठीक है, रिसर्च पर्सपेक्टिव से है, जो हम बेसिकली यूजीसी नेट में पढ़ते हैं, ये मैंने आपको क्लियर बोला था। उसके बाद भी एक दो स्टूडेंट्स का ये कमेंट था कि मैम ये बहुत डीप में है और मुझे बहुत हार्ड लगा। तो अगर आपको वो पोर्शन हार्ड लगा तो आप, मैंने उस टाइम भी बोला था कि अगर आपको ये ना समझ आई या हार्ड लगे तो सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि वैलिडिटी का मतलब क्या है और रिलायबिलिटी का मतलब क्या है। कि वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं कि जो चीज हमें, ये मान लो जिस टेस्ट के माध्यम से मैं जो चीज इवेल्युएट करना चाह रही हूं क्या वो इवेल्युएट हो रही है, तो वो वैलिड होगा कि कितना एक्यूरेटली वो मेजर हो रही है। प्लस अगर मैं रिलायबल हूं, मतलब रिलायबिलिटी हम टेस्ट की देखेंगे कि हम जो भी टेस्ट लेके बच्चे का इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं वो रिलायबल कब होगा वो टेस्ट, जब उसमें कंसिस्टेंसी आएगी, यानी कंसिस्टेंट स्कोर या कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वो कि जिस भी स्टूडेंट को वो पोर्शन टफ लगा है तो वो पोर्शन टफ की बजाय आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी से रिलेटेड है और रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके अलावा तो फिर जो छोटे मोटे पॉइंट थे कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए और नॉर्म्स से रिलेटेड, वो सारे के सारे तो इजी थे। वैलिडिटी में मेनली आपको फोकस पे थोड़ा सा टफ लगा होगा कि मैंने थोड़ा ज्यादा डीप में करवा दिया, तो आप उस पोर्शन को छोड़ के सिर्फ इतना याद रख लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और ये बात मैंने उस टाइम भी बताई थी कि अगर आपको टफ लगे तो इस पोर्शन को मत कीजिए और सिर्फ इतना याद रख लीजिए। ओके, आई थिंक वी आर गुड टू गो। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इन्होंने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन दिया क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। अब क्लास में ऑब्जर्वेशन कैसे हो सकती है उससे रिलेटेड एक डीप में टॉपिक आता है कि क्लासरूम में इंटरेक्ट करते टाइम, यानी टीचर जो इंटरेक्ट कर रहा है बच्चों के साथ उसको एनालाइज करना। अब ये एनालिसिस मेजरली बाहर वाला इंसान करता है, यानी कोई थर्ड पर्सन करेगा कि किस तरीके से टीचर और स्टूडेंट का या टीचर या प्यूपिल का इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, सो अब वो इंटरेक्शन में क्या होता है कि या तो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है या आपको कोई चीज समझा रहा है, ठीक है,
मतलब कोई टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा है, या फिर नॉन वर्बली कोई हिंट दे रहा है। ओके, जैसे मान लो टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने नॉन वर्बली, मतलब उनको ठीक लगा आपका आंसर, सो उन्होंने नॉन वर्बल तरीके से आपको सिर्फ थम्स अप दिखा दिया कि गुड, मतलब सही है आपका आंसर, इस तरीके से। तो वो क्या हुआ, उसमें टीचर ने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बट जब वो समझा रहे हैं तो वर्बल हो गया। यानी वर्बल या नॉन वर्बल दो तरीके से क्लासरूम में इंटरेक्शन हो सकता है, हमें ये समझ आ गया। ठीक है, तो उसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो दो एनालिसिस जो है वो फेमस है। एक है फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, नाम याद रख लीजिए फ्लैंडर। ओके, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कि फ्लैंडर ने जो है एक ऐसा एनालिसिस सिस्टम दिया था जिसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टीचर क्या बातचीत कर रहा है और क्या चीजें कर रहा है। ठीक है, एक है गैलोवे का सिस्टम। मेजर डिफरेंस क्या है इनमें? फ्लैंडर का जो इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम, जो उन्होंने पूरा सिस्टम बना के हमें दिया कि आप इन तरीकों से या इस स्टेप वाइज क्या कर सकते हैं, क्लासरूम में ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजों को। ओके, तो वो जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ वर्बल पार्ट की ऑब्जर्वेशन है। ओके, गैलोवे की जो ऑब्जर्वेशन है वो वर्बल प्लस नॉन वर्बल पार्ट की ऑब्जर्वेशन है। एक चीज तो आप ये याद रखेंगे, पहली बात नाम याद रखेंगे, दूसरी बात इनमें डिफरेंस याद रखेंगे कि क्लासरूम को ऑब्जर्व करते टाइम अगर हम सिर्फ वर्बल तरीके से, मतलब जो वर्बल इंटरेक्शन हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो किसने दिया? फ्लैंडर ने दिया। और अगर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से हम क्या देखना चाह रहे हैं, क्लास में ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो वो गैलोवे ने दिया। ओके, अगर आपको इसके आगे वाला पार्ट जो मैं पढ़ाऊं वो याद ना हो, टफ लगे तो बेशक छोड़ दीजिएगा। इतना पोर्शन मिनिमम याद रखिएगा कि जब हम क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये दो सिस्टम यूजुअली देखने को मिलते हैं। ओके, तो जो फ्लैंडर का इंटरेक्शन था, इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम है, FIACS, वो इन्होंने डेवलप किया इसीलिए कि क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहा है तो उस टाइम पे क्या क्या इंटरेक्शन हो रहा है उसको जानने के लिए दिया। इसको FIACS भी बोलते हैं। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कब किया, क्या किया। हाँ, वर्बल बिहेवियर की ये बात करते हैं कि टोटल वर्बल बिहेवियर को इन्होंने 10 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ओके, और वो वर्बल बिहेवियर में क्या आ गया? टीचर टॉक, यानी जब टीचर बात कर रहा है, स्टूडेंट टॉक जब स्टूडेंट बात कर रहा है, और बीच में जो पॉजेज होते हैं कि मैं आपको पढ़ाते टाइम कुछ 2 सेकंड का 5 सेकंड का पॉज लूं या आपसे कोई चीज पूछूं उस टाइम पॉज लूं, तो वो क्या आ गया? साइलेंस या कंफ्यूजन वाली स्टेट की, उसमें चुप्पी है, शांति है। ओके, तो ये 3 तरीके। अब यहां पे कहीं भी नहीं आया कि नॉन वर्बल जब इंटरेक्शन हो रहा है वो भी यहां पे एनालाइज किया जाए। ओके, तो सिर्फ वर्बल इंटरेक्शन यहां पे किया जा रहा है, और वर्बल बिहेवियर जो हो रहा है कि स्टूडेंट बात कर रहे हैं, टीचर बात कर रहे हैं या स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें इन्होंने 10 कैटेगरीज में डिफाइन की, और ये है वो 10 कैटेगरीज। ओके, पहला है इनडायरेक्ट टॉक, यानी टीचर डायरेक्टली बात नहीं कर रहा है बट इनडायरेक्टली आपको वहां पे इंटरेक्शन दिखेगा। जैसे अगर एक्सेप्ट्स फीलिंग्स, यानी बच्चे की अगर कोई फीलिंग है, उन्होंने कोई चीज बोली है, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, प्रेज या एनकरेजमेंट, कि बच्चे ने कोई चीज अच्छा आंसर दिया या उसके अच्छे मार्क्स आए, उस टाइम पे आप उसको प्रेज कर रहे हैं, या अगर कम भी मार्क्स आए तो आप एनकरेज करने का ट्राई कर रहे हैं। एक्सेप्ट्स और यूजेस आइडियाज ऑफ प्यूपिल, यहां पे प्यूपिल मतलब स्टूडेंट, बच्चा जो है, तो उसके आइडियाज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। मान लो स्टूडेंट्स ने बोला कि आज ये टॉपिक नहीं मैम, ये वाला टॉपिक थोड़ा टफ है और बोरिंग है, आप ये वाला टॉपिक करवा दीजिए दूसरा। ठीक है, तो आपने वो चीज मान ली, एक्सेप्ट कर ली उस चीज को। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल हो गया कैटेगरी 3 का। कैटेगरी 4 में आस्किंग क्वेश्चन, जब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट टॉक में आएगा कि टीचर बात कर रहा है, टीचर टॉक है ये, बट टीचर टॉक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होगा कि डायरेक्टली सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, जैसे लेक्चर दिया जा रहा है तो आप अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डायरेक्शंस दी जा रही है, आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी, डायरेक्शंस दी, वो पार्ट आ जाएगा। क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी, जब आप इंसान बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कोई भी चीज, मतलब उस टाइम पे भी आप सिर्फ बता ही रहे हैं डायरेक्टली जो भी बात है। प्यूपिल टॉक में आ जाएगा प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स, यानी टीचर ने जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, बच्चे ने उसका रिस्पॉन्स दिया, या फिर बच्चे को कोई डाउट आ रहा था क्लास में, उसने क्वेश्चन पूछ लिया, यानी प्यूपिल टॉक इनिशिएशन, उसने इनिशिएट किया बात को। ओके, और तीसरी कैटेगरी क्या रहेगी जी? साइलेंस की रहेगी, पॉज की या कंफ्यूजन की, जहां पे चुप्पी है थोड़ी सी और पॉज ले रखा है टीचर ने।
ठीक है, ये 10 कैटेगरीज है, याद नहीं भी रहती है तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा लॉजिक लगा लीजिएगा अगर बाय चांस आ जाए तो। बट इतना आपको याद रखना है कि फ्लेंडर और गैलोवे के 2 सिस्टम है जिसमें हम क्लासरूम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लासरूम में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको। चार्ल्स गैलोवे सिस्टम में आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा इन्होंने कहा कि नॉन वर्बल तरीके से, कई बार ऐसे होता है ना कि टीचर ने डायरेक्टली कोई बात नहीं बोली, मुंह से नहीं बोला, बट उनके नॉन वर्बल बिहेवियर से या उनके इशारों से, उनके पर्सनैलिटी या जो भी चीज वो कहना चाह रहे हैं वो साफ झलक रही थी। ठीक है, कई बार होता है कि टीचर डायरेक्ट नहीं बोलता कि ये कभी नहीं बोलेगा टीचर कि ये स्टूडेंट मेरा फेवरेट है, राइट, बट कहीं ना कहीं वो फेवरेटिज्म दिख जाएगा। तो वो किस वजह से दिख रहा है, वो नॉन वर्बल बिहेवियर यानी जो एक्शंस हो रहे हैं उनकी वजह से दिख रहा है। ठीक है, सो वो ये जो चीज है ना हमारी नॉन वर्बल बिहेवियर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, एक ही चीज याद रख लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे ही इन्होंने जैसे उन्होंने वर्बल को डिवाइड किया था ना कैटेगरीज में, यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों बिहेवियर्स को इन्होंने डिवाइड कर रखा है कैटेगरीज में। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। ओवरऑल अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया, फैक्चुअल पोर्शन इतना ही है जो मैंने अभी तक बताया। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करना है, कैसे कर सकते हैं, क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन करके और फीडबैक लेके कि बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। क्लास में आप टीचर, बीइंग अ टीचर, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन सा बच्चा कैसा है, या फिर अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो आप रेमेडियल क्लासेस अलग से भी दे सकते हैं, वो भी एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करने में हेल्पफुल रहेगा। रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं या बच्चों से रिफ्लेक्ट बैक करवा सकते हैं आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कि आपके क्या आइडियाज हैं। ठीक है, डायलॉग्स के थ्रू एक कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग जो है वो आप कर सकते हैं, जहां पे क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग में क्या आ गया कि बच्चा नॉलेज को खुद डेवलप कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग के पार्ट में आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसके बारे में आप सोचिएगा बैठ के थोड़ा सा कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, be consistent in your studies and subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Thank you.